क्रांतिकारी साथियों, बहुत देर से हमारे सारे वरिष्ठ साथी आपसे संवाद कर रहे हैं। मैं तो ये सोचता था कि इस हॉल में जितने लोग हैं वो राजनीतिक आंदोलनकर्ता, सामाजिक आंदोलनकर्ता होने के अतिरिक्त मनुष्य भी होंगे, उनके मन में एक सामान्य संवेदना भी होगी। मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में हो सकते हैं, बहुत सारी नाराजगियां आपके दिमाग में हो सकती हैं, लेकिन अरविंद, जेल में ये कहना आसान है, ये सोचना कि जो व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान और मुझ जैसे आदमी को जो घर से बाहर नहीं निकालना चाहता था अपनी सुविधाओं में, आशुतोष जैसे बड़े पत्रकार को, युगेंद्र भाई जैसे बड़े समालोचक को, हम सबको जो आदमी बाहर खींच कर लाया है, वो आदमी इस समय एक चटाई बिछाकर एक खुदरे फर्श पर लेटा हुआ है। और हम में से कुछ लोग इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि हार की जिम्मेदारी कौन ले, पीएसी कैसे बंद की जाए, ठीकरा किस पर खोला जाए। मैं कहना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं सबसे दूर। मैं नहीं लड़ना चाहता था चुनाव, मैं नहीं पढ़ना चाहता किसी पार्टी में, लेकिन ये सीमा पर युद्ध है। सामने से आने वाली गोलियां अगर मेरे फौज में खड़े रहने वाले मेरे साथी सैनिक की छाती पर है तो मैं घर छुट्टी बनाने नहीं जा सकता, मैं घर में जा सकता आपको याद नहीं। लोग ये सोचते हैं कि इस चुनाव में हम लोग हारे हैं, वो गलत फहमी में है। युद्धों में हार जीत इस बात से तय नहीं होती कि सामने वाले परिणाम में आपके नाम के आगे विजय लिखा गया कि पराजय। युद्ध में हार जीत इस बात पर होती है कि आपने गोली पीठ पर खाई है, छाती पर खाई। ये विजय के उन्माद में घूमते हुए भाजपा, ये 5 महीने पहले दिल में घुसे हुए थे और हिंदुस्तान के सबसे बड़े राष्ट्रीय बोझ, जिसे सारे टेलीविजन चैनल पर ये पप्पू कहते थे, इनमें किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके गला में भी जाकर दलल मारते। ये सारे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष, ये नरेंद्र मोदी को हत्यारा बताने वाले, लाशों का सौदागर बताने वाले, इन बड़े बड़े कांग्रेसियों की औकात नहीं थी कि ये कह सके कि जहां से मोदी लड़ेगा मैं वहां से लड़ूंगा। वो केवल अरविंद केजरीवाल ने इस बात से थोड़ी तय होती है। आप लोगों का तय समझिए, 250 सीटों पर लड़ी थी भाजपा, 2 सीटें आई थी, तो ये विजय यात्रा हो गई। हम 400 सीटों पर लड़े, हमारे 4 आई तो हम सफल हो गए। इन्हें कौन में क्रेडिट पढ़ाता है? लेकिन मुझे किसी से उम्मीद नहीं है ये आम आदमी पार्टी जिंदा रहेगी, भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, इस बात की उम्मीद इस हॉल में बैठे हुए किसी आदमी से नहीं है, मुझे अपने नेताओं से नहीं है। मुझे उम्मीद है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से है। जिस भाजपा के 284 सांसदों में से 167 लोग पुराने कांग्रेस की जीत के आए हों, अरे बोतल का लेवल बदल दिया लेकिन अंदर का पानी तो वही सवाल है। इतना मनोबल क्षीण करने की क्या जरूरत है, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? येदियुरप्पा के कौशल पर भरोसा कर वो बेईमानी करेगा, आज नहीं। रमेश पोखरियाल निशंक जो गंगा बेचकर खा गए, वो यमुना के किनारे आए, वैसे नहीं बेचेंगे। आप इन पर भरोसा करिए, ये बेचेंगे। और ईश्वर कहते हैं अरविंद से जब भी कभी विषय में बात करो मामला ही लग जाए, कुछ समझ में ना आए, पूरी पीएसी परेशान हो, 3 बार चाय पी चुकी हो, उसके बाद पूछो भाई क्या होगा, तो वो 4 बताओ बुझाता हुआ कहेगा ईश्वर हमारे साथ है, सब ठीक हो। तो आज भी ईश्वर साथ है, अन्यथा गडकरी चोर है ये बात लोग भूल गए थे। एक छोटे से कृषि मजिस्ट्रेट ने याद दिला दिया कि गडकरी चोर है, पूरा देश। और 26 तारीख को जब इस देश के प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे और अपने साथ कुछ नेताओं को शपथ दिलाएंगे, तो यकीन मानिए कितने भी भारी वजन के हों माननीय गडकरी जी, जब शपथ लेने के लिए आएंगे तो उनके कानों में यही तो गूंजती रहेगी, गली गली में शोर है। अगर अरविंद केजरीवाल जेल में है और येदियुरप्पा और गडकरी दोनों मंत्रिमंडल में जाना चाहते हैं तो कोई नई बात नहीं है। अद्भुत इस गणतंत्र के अद्भुत है षड्यंत्र, संत पड़े हैं जेल में, डाकू फिरे लेकिन अब एक जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन में सबसे ज्यादा प्रतिशत
अरविंद केजरीवाल का रहता है। हम सबकी लड़ाइयां एक तरफ होती हैं, लेकिन अरविंद का अकेला संघर्ष एक तरफ का होता है। लेकिन पहली बार इस 3 साल के अरविंद केजरीवाल के आंदोलन में, आम आदमी पार्टी के आंदोलन में, आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने पलट कर आपसे कुछ मांगा है। आज वो मोर्चे पर आपके साथ लड़ने के लिए नहीं है, आज उसने सेना को अकेले छोड़ा है और इसमें कानून बीच में आ गया है कि वो जेल में है। अब हमें सेनापति को बताना है कि तुम साथ हो तो हम जान हथेली पर लेकर लड़ते हैं, और अगर तुम साथ नहीं हो तो हम जान को भी हथेली से उतार कर फेंक देते हैं। इसलिए ये झगड़े, ये शिकायतें, जिस भी सज्जन ने कहा पीएससी भंग कर देनी चाहिए, ये जो मंच पर बैठे लोगों को देखो, अरे देश यही कर दो, सबसे पहले अपना काम छोड़ के चले जाएंगे अपना काम करने के लिए। इसमें किसी को चिंता नहीं, किसी को कुछ काम नहीं। क्या दिया है पीएससी ने, क्या दिया है इस पार्टी के सामने बैठे हुए लोग, ये महिलाएं जो घर से आएंगे क्या दिया है इनको, ये जो सामने बुजुर्ग बैठे क्या दिया है इनको, ये जो विधायक बन गए हैं, किस्मत में ये विधायक बन गए हैं, सुबह घर में उठते हैं, पत्रिका पूरी देखते हैं, गली की नाली देखते हैं, बहुत बढ़िया क्या मिला है, इनके चारों तरफ गुंडे घूमते हैं, ये बड़ी बड़ी बाजारों में चलते हैं, इन्होंने बहुत अधिक किसी के साथ मिलकर डीलरशिप ले ली नहीं, ये आम आदमी होने की कीमत चुका रहे हैं। तो जिन भी लोगों को ये लगता है कि ये वो समय है कि वो अपनी व्यक्तिगत कुंठाएं निकाल सके, मैं समझ सकता हूं उनकी परेशानियां हो सकती है, मैं समझ सकता हूं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं समझ सकता हूं कि आपके सवाल हम तक नहीं पहुंचे, हमारे जवाब आप तक नहीं पहुंचे, लेकिन ये समय नहीं है। मैं तो खुद बाहर गया हुआ था, मैं छुट्टी लेकर गया था इन सबसे, मैं इन सबसे कहकर गया था कि मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं 10 दिन अपने साथ बिताना चाहता हूं, और मैं बाहर में बहुत ऊपर लगभग 40 किलोमीटर ऊपर एक जगह जाकर टिक गया। सुबह मेरा ड्राइवर नीचे चाय पीने के लिए गया, वो अखबार उठा के लाया, बोले साहब केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए। तो मैंने कहा चलो हम भी चल रहे हैं, क्या करेंगे बाहर। तो हम सब वो लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे समय मुझे लगता है पार्टी बनने के बाद से शायद हम में कुछ अलग हो गया है। पार्टी बनने के बाद से हमको कुछ लगता है कि अब हम कुछ बड़े हो गए हैं, कुछ अलग करना है। कुछ भी नहीं बदला है 3 साल में, कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ है, वही भ्रष्टाचार है। इस व्यवस्था ने बहुत शातिर तरीके से काम लिया है। जो आदमी पहले पेप्सी कोला बेचता था, वो इस समय नरेंद्र मोदी का ब्रांडिंग मैनेजर है। अभी तक ठंडा पानी बेचा था, इस बार बोतल में दूसरा प्रोडक्ट बेच दिया है। बाकी कुछ भी नया नहीं हुआ है। मनमोहन सिंह का चेहरा हटा है केवल, बाकी सब वही लोग हैं। मुझे डुमरियागंज के लोग मिले, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अमेठी आ गए थे एक दिन, बड़े दुखी थे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले साहब 5 साल तैयारी करी थी कि इस बार चुनाव होगा तो जगदम्बिका पाल के खिलाफ खूब आंदोलन करेंगे कांग्रेस वाले के। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले जी 1 महीने पहले ही भाजपा का टिकट लेके आ गया, अब उसका नारा लगाना पड़ रहा है, आपको बताइए क्या। ज्यादा कुछ नहीं बदला है। एक व्यक्ति के आ जाने से, एक व्यक्ति के चीजों से हो जाने पे ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है, मैं सकारात्मक आदमी हूं, मैं मानकर चलता हूं अगर नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट, अगर ये शासन जन लोकपाल बना देता है, राइट टू रिकॉल ले आता है, सब कुछ ठीक कर देता है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, तो ये सब लोग भी सहमत होंगे कि हम पार्टी भंग कर देंगे, अपने काम पर चले जाएंगे। यही तो चाहते थे, यही करना चाहते थे। लेकिन जब तक ये चोर चोरी करते रहेंगे, जब तक ये ऐसा काम करते रहेंगे, तब तक ये मंच के लोग भी छोड़कर चले जाएं, ये पीएससी भी भंग हो जाए, अरविंद केजरीवाल भी लौटकर चले आए, इस भीड़ से बाहर भी एक खड़ा आदमी जिस दिन किसी अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगा, उसके मुंह से एक ही नारा निकलेगा कि आम आदमी जिंदाबाद। वो उसी का नारा लगाएगा, यह नारा आपका। इसलिए जितने इस हॉल में लोग बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी छुट्टी मिले, वो मेहनत ज्यादा करो। मैं सिर्फ इसीलिए मेहनत करने के लिए उत्सुक हूं कि मैं जल्दी छुट्टी चाहता हूं। मैं चाहता हूं स्वराज जल्दी आए, मैं चाहता हूं दिल्ली में एक फुल फ्लैश गवर्नमेंट आए। ये लोग जो बातें करते हैं, अरविंद केजरीवाल ने जो किताब लिखी है थ्योरी की, उसका प्रैक्टिकल देख लिया जाए, पूरा एक बार लागू करके देखा जाए। हरियाणा में सरकार आए, महाराष्ट्र में सरकार आए, हम लोग लड़े इस काम के लिए। लेकिन अभी ये बात पहुंचानी है, क्योंकि मीडिया के बहुत सारे सेक्शन आपके खिलाफ हैं। मुझे माफ करिएगा, यहां जिन लोगों ने सवाल उठाया, हो सकता है आपकी नाराजगी जायज हो सकता है टाइमिंग गलत हो। जिस समय मैं इंटरनेट देख रहा था, ट्विटर देख रहा था, बड़ा आश्चर्य हुआ। इस हॉल में 4 साथियों ने पोस्टर उठाया
और पोस्टर उठाने के सही 20 सेकंड के अंदर नवभारत टाइम्स की पत्रकार ने ट्वीट करा कि आम आदमी पार्टी के समारोह में, आम आदमी पार्टी की पब्लिक मीटिंग में सारे कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर दिया। ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? इसका मतलब है कि प्रश्न जायज नहीं है, प्रश्न सही है, लेकिन प्रश्न कहीं और से हो रहा है। मैंने अभी बाहर टीवी वाले मिले, मैं बोल नहीं रहा था 10-20 दिन से, एक टीवी वाले ने मुझसे पूछा, एक टीवी के चैनल वाले ने मुझसे पूछा कि अरविंद केजरीवाल जेल में आपको क्या कहना है? मैंने कहा जो आदमी इस दौर में चोर को चोर बोलता है उसको जेल में ही रहना चाहिए। ठीक कर दिया, बाकियों को भेज दो, ये जो आए हुए सारे के सारे, क्योंकि आपकी तो हिम्मत है नहीं ये कहने के लिए। इसलिए जिस समय अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति जेल में है और उस समय अगर हम ये सवाल एड्रेस कर रहे हैं तो मुझे लगता है सवाल की टाइमिंग गलत है। आखिरी बात कहता हूं, मैं बनारस गया था, चुनाव से 48 घंटे पहले बनारस के चैंबर ऑफ कॉमर्स ने अरविंद को बुलाया था बातचीत करने के लिए। संजय भाई भी उसमें मेरे साथ थे। रात को मैं 11 बजे अरविंद के पास पहुंचा, 4 सभाएं संबोधित करके अरविंद ने कहा यार चलो वो सेठों ने बुलाया, जरा उनसे बातचीत कराएं। मैंने कहा तुम हो आओ, मैं तो थका हुआ हूं यार, मैं सोऊंगा। उसने कहा नहीं तुम चलो, पता नहीं वो क्या क्या सवाल पूछेंगे, तुम जवाब दे दोगे। मैं गया साहब वहां, वो सवाल पूछने पे उतरे, 2.5 घंटे उस आदमी ने समझाया। 1:30 बज गए रात के, खाना खाया नहीं है, डायबिटीज का मरीज है। एक सामने से सेठ जी खड़े हुए, आप तो बेकार की बात कर रहे हैं, आपने बताया नहीं आपकी निर्यात नीति क्या होगी, आपने बताया नहीं आयात नीति क्या होगी, कस्टम क्या होगा। अरविंद ने मुझे कौन ही मारी, बोले तू बता भाई। तो मैंने कहा देखिए जी ये तो अवेलेबिलिटी के ऊपर है, ये आदमी आपके पास बैठा है, आप इससे बात कर लेना, नीति तय हो जाएगी। तो दूसरे सेठ जी बोले तो चुनाव है इसलिए आया है। मैंने कहा ये तो चुनाव है इसलिए 2.5 घंटे से बैठा, जो दूसरा चुनाव लड़ रहा है वो चुनाव में 20 मिनट के लिए बुला के दिखा दो नरेंद्र मोदी को तो मान जाऊंगा, तो बुलाओ। और फिर मैंने आखिर में कहा, मैंने कहा ये जो आदमी बीच में बैठा है ना अरविंद केजरीवाल, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गया है, वरना ये इनकम टैक्स कमिश्नर था, जिस लहजे में आप सवाल पूछ रहे हो ये पूछ रहा होता और आप जवाब दे रहे होते आज तक बैठे। ये पूछ रहा होता बताओ सेठ जी कस्टम नीति कैसी है आपकी, और सेठ जी कह रहे थे साहब कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ले दे के तय कर लेंगे कैसी भी नीति हो जाती है हमारी। ये पूछ रहा होता कि बताओ सेठ जी आपकी बाकी आयात निर्यात नीति कैसी है। तो इस देश में कुछ पागलों का जमघट इकट्ठा हुआ है जिससे सयाने नाराज है, दुखी हैं, बहुत परेशान है। इस सकारात्मकता का हम भी स्वागत करते हैं जो देश में हो रही है। मीडिया को बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। अभी कल तक भाषण देते थे, हमारे सैनिकों के सर कट रहे हैं और प्रधानमंत्री बिरयानी खिला रहे हैं। 26 तारीख को क्या खिलाओगे, बिना प्याज की बिरयानी क्या खिलाओगे? तुम खेलो तो टूर्नामेंट और हम खेलें तो गिल्ली डंडा। ये आपको बहुत मौका देंगे, आप परेशान हैं, आप गलत समझ रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार ने आम आदमी पार्टी और इस आंदोलन को खड़ा किया पिछले 3 साल में, लेकिन वो लोग कमजोर थे, बोल नहीं पाते थे, वो फिर भी सहज थे, आप पर इतना अत्याचार नहीं करते थे। मैं इनके अहंकारों से परिचित हूं। ये इतने अहंकारी है, जिस प्रदेश में थे वहां के सारे लोग नष्ट कर दिए। ये इतने अहंकारी है कि अपने से ऊपर के 1 दर्जन नेता घर बैठा दिए, रुला दिए। इनका अहंकार आगे आएगा, ये आप पर प्रताड़ना करेंगे, ये अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेंगे, ये हम सबको फंसाएंगे, हम सबको लाठियों से पिटवाएंगे। और ध्यान रखना, जितनी इनकी लाठियां बढ़ती चली जाएंगी उतनी ही आम आदमी पार्टी देश में बड़ी होती चली जाएगी, उतना बड़ा हमारा आंदोलन होता चलेगा। इसलिए हिम्मत रखिए और हौसला रखिए। 14 दिन आज कहा जज साहिबा ने कि 14 दिन फिर जेल में। मैं और आशुतोष भाई खड़े थे, हमारा बड़ा मन था कि जिस समय पुलिस वाले अरविंद को ले जा रहे थे, जाते जाते एक बार अरविंद हमें देख लेते या हम उन्हें हाथ वेव कर देते। हमें तो नहीं देखा, लेकिन जब वो मुड़े तो एक वकील हमारे पार्टी के परिचित थे, उन्होंने उन्हें देखा और उसकी तरफ मुस्कुरा के उसने कहा हाँ जी ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं कहीं निकल। तो जब आपका नेता इतना हिम्मत दिखा रहा है, सोच कर देखिए, जब भी कुछ करें आम आदमी पार्टी के बारे में, जब भी इस पर्चे को हाथ में लें, जब भी सोचें जाना है, बस एक बार ये सोचना कि अरविंद ने खाया क्या होगा, बस एक बार ये सोचना अरविंद सोया कहां होगा, बस एक बार ये सोचना कि उसके मन में आया होगा कि वो अपने बच्चे से पूछेगा उसका ट्यूशन का काम कितना हो गया, बस एक बार सोचना कि उसने अपनी बेटी को गले लगाया होगा, बस एक बार सोचना उसने अपने माँ बाप से बात की होगी। तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। इस बीच पता चल जाएगा कि हमारे अंदर का फर्जी क्रांतिकारी कितना है और असली क्रांतिकारी कितना है। हमारे बहुत सारे साथियों की एक समस्या सॉल्व हो गई है लोकसभा चुनाव के बाद। लोकसभा चुनाव से पहले सारे कार्यकर्ता मेरे पास आते थे और जब दिल्ली की विधानसभा में हम सरकार में थे तो अक्सर कहते थे
सर आप लोग समझ नहीं रहे हैं, बहुत सारे नए लोग जुड़ाए हैं जो बिल्कुल किसी काम के नहीं है, वो सरकारों की वजह से जुड़ाए हैं, वो सत्ता की वजह से जुड़ाए हैं। लोकसभा चुनाव ने फिल्टर का काम किया। इस हॉल में जो बैठा हुआ है वो सच्चा जिहादी बैठा हुआ है, सत्ता क्रांतिकारी बैठा हुआ है। प्रकृति ने अपने आप ही छांट दिए वो लोग। अब इन्हें पहचान के रखना, अब इसे ध्यान रखना। इसलिए मित्रों, ये मत सोचिएगा कि 4 लोग आए हैं कि 3 लोग आए हैं कि 2 लोग आए हैं। लोग हमसे कह रहे थे कि आप चुनाव हार गए, अरविंद चुनाव हार गए, 4 सांसद आए आपके। अरे जिस समय गुड़िया के साथ बलात्कार हुआ था, उसके पिता ने कांग्रेस दफ्तर पे जाने के लिए नहीं कहा था ऑटो वाले से। उसके पिता ने भाजपा दफ्तर में जाने के लिए नहीं कहा था कि अच्छे दिन आ जाएंगे, मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। उसके पिता ने ऑटो वाले से कहा था टोपी वालों के दफ्तर ले चलो, कोई नहीं सुनना, वो सुनेंगे मेरी बात। तब आपने ये ताकत कमाई और इसीलिए आपसे चिड़े हुए हैं। सर से लेकर पैर तक आपकी कॉपी करते हैं। ये कहते हैं अच्छे दिन आ गए, टोपी तक तो आपकी लगाते हैं यार। इन पे एक ढंग की चीज नहीं जुगाड़ पाएगी, कैसे पहचान पाएंगे? टोपी आपकी लगाते हैं, नारे आपके लगाते हैं, एक नारा नहीं बना पाए। बनारस में हार गए होंगे हम, लेकिन नारा क्या लगता था इनका? अब की बार मोदी सरकार, मैंने कहा इसकी तुकी नहीं मिल रही। हमारा नारा लगता था जो केजरीवाल से डरता है वो 2-2 जगह से लड़ता है। और नारा सुन के इनकी हवा खराब हो जाती थी कि ऐसा नहीं हो जाए, हो ही जाएगा ये सचमुच में। ये जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आ गया उस दिन तक डरे हुए थे कि क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। इसलिए मित्रों, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। ईश्वर को याद रखिएगा और बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। मैं सबसे पहले लोगों में से हूं, मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन अपने चरम पर पहुंचे, सत्ता पर पहुंचे, स्वराज पर पहुंचे, ताकि मुझ जैसे लोग कविताएं लिखें, मुझ जैसे लोग कार्यक्रम करने के लिए जाएं। लेकिन ये समय नहीं है, ये समय सिर्फ इस बात का है, एक एक पल ये सोचिएगा कि अरविंद जेल में है। और अगर इतना करने के बाद भी एक बात ध्यान रखना, लड़ाई अरविंद केजरीवाल की नहीं है। अगले 50 साल बाद माएं भरोसा करना छोड़ देंगी ऐसे बच्चों को पैदा करना, अगर इस बार ये आंदोलन चलेगा, इस बार अरविंद चलेगा। लोग चाहते थे, आप लोग अगर इतिहास पढ़ते हो तो पढ़िएगा, बटुकेश्वर दत्त लेटर लेकर गए थे चंद्रशेखर आजाद का भगत सिंह के पास, और कहा था कि पंडित जी ने पत्र भेजा है, कोट लखपत जेल की दीवार विस्फोट से तोड़ दी जाएगी, आपको आजाद करा लेना चाहते हैं, आप आजाद हो जाइए। उसके जवाब में आखिरी खत लिखा है शहीद आजम भगत सिंह ने, आप पढ़िएगा, उनकी डायरी में है वो और उनके अभिलेखों में है। उन्होंने लिखा कि मैं आजाद होना चाहता हूं, यहां तक कि मैं शादी करना चाहता हूं, दुनिया देखना चाहता हूं, लेकिन पंडित जी से बता देना मुझे आजाद कराने की कोशिश ना करें। मुझे मरने का शौक नहीं है, लेकिन मैं फांसी पर इसलिए चढ़ना चाहता हूं ताकि हिंदुस्तान की माएं इस बात का ख्वाब देखें कि उनकी कोख से भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं सुबह 9 बजे अरविंद के घर पहुंच गया था। मैं भाभी जी के साथ भी था, मैं उसके माँ बाप के साथ भी था, मैंने उसके बच्चों को भी देखा। कहना बहुत सरल होता है, मैं भी विवाहित आदमी हूं, मेरी भी 2 बेटियां, आपके भी बच्चे हों। जब भी आप कोई निर्णय लें आजकल में, जब भी आप कोई सवाल उठाएं, कोई काम करें, अगले 12-13-14 दिन जब तक अरविंद पहले अगली पेशी पर नहीं आते, यही सोचते रहना कि ठीक इसी जगह मैं हूं। हम तो कोई कार्यकर्ता भी नहीं है, सामान्य। अरविंद केजरीवाल तो प्राण है इस पूरी पार्टी। अरविंद के नाम से यह आंदोलन है, अरविंद के नाम से हमारी पार्टी है, और हमारा नेता जेल में है। और उसके बाद भी अगर हमारे अंदर यूरेनियम इतना नहीं फटा कि एक एक आदमी रात को सोने वाले आदमी तक उसकी गली में जाकर ये पर्चा देकर आएगा, समझा करेगा, मीडिया साथ नहीं देगा। आप ध्यान रखना। मुझे शर्म आती है, कई बार मैं चैनल देखता हूं तो मुझे लगता है कि इनके बच्चे इनसे सवाल पूछते होंगे, नहीं पूछते होंगे। कहते हैं अरविंद केजरीवाल का ड्रामा, अरविंद केजरीवाल की नौटंकी। और एक ऐसा पत्रकार कह रहा था जो 100 करोड़ के रिश्वत मांगने के जुर्म में खुद जेल में जाकर लौटा था 5 दिन के लिए, वो पत्रकार कह रहा है। एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस से रिश्वत मांगता हुआ सीडी में देखा गया था वो पत्रकार, और वो कह रहा था कि देखिए अरविंद केजरीवाल की नौटंकी। मैंने कहा उसने 100 करोड़ के लिए नहीं करा, उसने इस देश की जनता के लिए करा। वो बेल ले सकता है, 10,000 रुपए की क्या औकात होती है। अरविंद केजरीवाल जैसे बेटों के लिए हम जैसे लोगों ने जितना कमाया है, करोड़ 2 करोड़, सब उस पर कुर्बान कर सकते हैं। 10,000 रुपए की क्या औकात है। आज कॉल दें हम लोग, आज ये कहें कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देनी है, पैसे भिजवाइए। इन दोनों पार्टियों की दुकान में इतना पैसा नहीं होगा काले धन का जितना अपने लोग गहने बेच कर दे देंगे, माएं अपने कड़े बेच कर दे देंगे। लेकिन ये उसूल की बात है। मुझे खुशी है कि आप सबने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
और मैं अनुरोध करता हूं अपने सारे ऐसे साथियों से जिन्होंने वो सवाल उठाए, हो सकता है आपके सवाल जायज हो, लेकिन फ्लैक्स पर छपा हुआ सवाल इस हॉल में आना और उसके 20 मिनट बाद देश के एक बड़े मशहूर अखबार द्वारा इसे ट्वीट कर दिया जाना, इस बात का संकेत देता है कि हमारे सवालों में कहीं ना कहीं कुछ और मोटिव भी है, कोई और मंतव्य भी है। लेकिन चिंता मत करिए, उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनून सर बदलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।